आदाब, खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। नया साल नया हिंदुस्तान, जी हां, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। दो 2019 विदा होने जा रहा है। लोग नए साल का नई उम्मीदों के साथ इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में 2019 की ऐसी कुछ अच्छी यादें हैं जो लोग 2020 में भी उम्मीद करते हैं, तो वहीं कुछ ऐसी कड़वी यादें भी हैं जिसे भूल जाना चाहते हैं। सियासी तौर पर 2019 कई तब्दीलियों के साथ गुजर गया। मरकज में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दोबारा इक्तदार पर कब्जा जमाया, तो वहीं महाराष्ट्र और झारखंड में इक्तदार गंवा दिया। बीजेपी के लिए एक सदमा यह भी रहा कि शिवसेना ने बरसों पुराना साथ छोड़ दिया। वहीं मुल्क की जीडीपी साल भर लड़खड़ाती रही और आज भी उसी पोजीशन पर वाक़ई है जो अपोजिशन को हुकूमत पर हमले के भरपूर मौके भी फराहम कर रही है। साल 2019 में मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 को मनसूख करके खूब वाहवाही लूटी, तो 3 तलाक कानून और शहरियत तरमीमी कानून को लेकर हुकूमत को जबरदस्त मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। 2019 को खास तौर पर इसलिए भी याद किया जाएगा क्योंकि इसी साल हिंदुस्तान का सबसे कदीम अयोध्या तनाज़े का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके लिए 2019 को याद किया जाएगा, मरकजी सरकार को याद किया जाएगा। अब ये तमाम फैसले गलत रहे, सही साबित हुए, ये सियासी जानकार से भी समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ सियासी जानकार भी आपसे कुछ देर बाद जुड़ेंगे जिनका तारुफ भी हम कराएंगे और ख़ास मेहमान भी इस पैनल, इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिसमें ऋषि मिश्रा साहब जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, लखनऊ से हमें ज्वाइन करेंगे। सियासी तौर पर 2019 साल कैसा रहा हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। वहीं एक ख़ास मेहमान मंजर भोपाली साहब जो कि शायर हैं, मशहूर शायर हैं, इनकी पहचान कोई तारुफ की मोहताज नहीं, भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता झा दिल्ली से जुड़ रही हैं, इंडिया गेट से ये हमारे साथ जुड़ेंगी। इंडिया गेट एक ऐसा मकाम है दिगर मकामों की तरह कि जब भी कोई ख़ास मौका होता है तो लोग इंडिया गेट का रुख करना चाहते हैं और ठिठुरती ठंड के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि दिल्ली में आज सुबह से लोग जाना इंडिया गेट पर शुरू उन्होंने कर दिया है और 2019 का जैसा कि आज आखिरी दिन है, इस लम्हे को मुक़य्यद करना चाहते हैं। और इस बीच हमारे साथ हमारे खास मेहमान मंजर भोपाली साहब जुड़ चुके हैं भोपाल से। आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं अपने खुसूसी पेशकश में। मंजर साहब, सबसे पहले जिस तरह से हम जानते हैं कि शायर के कलम में ऐसी ताकत होती है जिसके ज़रिए वो तवील, हसास और बर्निंग टॉपिक को सादा सलीस अल्फाज में पिरो देता है। ऐसे में बतौर शायर 2019 कैसा रहा और 2020 के लिए आप क्या तवक्को करते हैं? अगर सरकार की बात करें तो सरकार से और मुनफरिद अंदाज में आप बताएं। देखिए, 2019 आम आदमी के लिए आधा अच्छा और आधा बुरा रहा। ख़ास तौर से कुछ ज़िंदगी के 365 दिन में से मैं समझता हूँ 150 दिन आम आदमी कुछ अपने आप को राहत महसूस कर रहा था, मगर ये जाते जाते नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर जो थे, ये मैं समझता हूँ उसकी ज़िंदगी के एक यादगार पल बन गए। ये 2019 हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर याद आता रहेगा और मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद जो ज़ख्म 2019 ने आखिरी 2019 ने हमें दिए हैं वो हमेशा हमें याद रहेंगे और हमारे चेहरे पे ये ज़ख्मों की लकीरें हमेशा खिंची रहेंगी और हम इसकी जलन महसूस करते रहेंगे। जी, मैं चाहती हूँ कि जिन ज़ख्मों की आप बात कर रहे हैं, अगर अपनी शायरी के ज़रिए आप नाजरीन तक इसे पहुँचा सकें। जी, मैं पहचाता हूँ। देखिए, 2-3 शेर पेश करता हूँ कि दूर से देखते हैं वही, अब मुझे अजनबी की तरह
जिन चरागों की लौ में जला, मेरा खून रोशनी की तरह। खौफ व दहशत है और जंग है, आदमी पर ज़मीं तंग है, और कोई सदी अब ना हो, ऐ खुदा इस सदी की तरह। और कोई सदी अब ना हो, ऐ खुदा इस सदी की तरह। और ये शेर देखिएगा जी। कोई तुझसे जुदा कर सके, ये किसी तौर मुमकिन नहीं। तेरी मिट्टी में हिंदोस्तां, जज्बे हैं हम नमी की तरह। तेरी मिट्टी में हिंदोस्तां, जज्बे हैं हम नमी की तरह। बहुत खूब। मंजर भोपाली साहब का कलाम आप सुन रहे थे। आपके पास लौटेंगे। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, ऋषि मिश्रा साहब, जो कि नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका खैर मकदम करते हैं। ऋषि साहब, सबसे पहले आप आपके पास आना चाहेंगे। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट अपने सियासी चश्मे से 2019 को किस तरह से देखता है? जिस तरह से हम जानते हैं कि मरकजी सरकार ने कई बड़े फैसले 2019 में लिए, एक सियासी चश्मा से देखते हुए आपको क्या लगता है कौन से फैसले ऐसे सही रहे जो सरकार ने लिए और कौन से ऐसे फैसले रहे जो गलत साबित हुए? ऋषि साहब। तो ऋषि साहब शायद हमारे साथ अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, उनसे हम सवाल करेंगे और लगातार यही टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि 2019 जो साल है वो कैसा रहा। हर तरह से अगर बात इकोनॉमी के एतबार से करें उस एतबार से, या फिर अगर एजुकेशन के एतबार से, या फिर लोगों का भरोसा जीतने के एतबार से। मंजर भोपाली साहब, आपके पास एक बार फिर से मैं लौटूंगी क्योंकि दूसरे गेस्ट अभी तक हमारे दरमियान नहीं पहुंचे हैं। आपने कहा कि 2019 के जो आखिरी माह रहे, नवंबर दिसंबर का जिक्र आपने किया कि वो काफ़ी गहरे जख्म दे रहा है। आपको आखिर ऐसा क्यों लगता है कि ये 2 महीने काफ़ी जो है लोगों के लिए दिक्कत भरे, परेशानी भरे रहे? आखिर क्या वजूहात है? देखिए, बहुत सी वजूहात हैं। वो सभी हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग इस वजूहात को अच्छी तरह जानते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि शायर की ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो माजी के बारे में भी ध्यान नज़र रखे जी, हाल पे भी नज़र रखे और मुस्तकबिल के बारे में भी सोचे। तो एक शायर होने की हैसियत से मुझे ऐसा लग रहा है कि 2019 के जाते जाते 2020 का जब हम इस्तकबाल करेंगे तो हो सकता है वो ज़ख्मों भरे दिन ही हमारे हिस्से में आएँ, हमारे हिस्से में शायद ख़िज़ाएँ आएँ। बहारों का तसव्वुर अभी बहुत दूर नज़र आ रहा है। हो सकता है भाई मैं गलत हूँ, मगर ये कि मुझे नहीं लगता कि अभी 2-3 महीने खूबसूरत फूल कहीं शहर में या किसी हिंदुस्तान के किसी कोने में नज़र आएँ। ज़ख्मों भरे माहौल में अगर हम 2019 को जुदा कर रहे हैं तो 2020 का इस्तकबाल भी लहू लहू माहौल में, रुतों में हमें करना पड़ेगा। मैं ऐसा महसूस करता हूँ जी। और जो देख रहे हैं आपके सड़कों पर लोग हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, गोलियाँ खा रहे हैं, पुलिस की ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और मैं समझता हूँ सियासत हमेशा की तरह खामोश है, उसके लबों पे मोहरे सुकूत लग गई है ऐसा लग रहा है।
कि ना बोलेंगे ना बोलने देंगे, ये वाला नारा है। पहले कहा था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, मगर अब ये है कि ना बोलेंगे ना बोलने देंगे, यानी बोलने पे पाबंदी लगाई गई है। और ये 2019 के जाते जाते ये ज़ख्म हमारे लिए नासूर बन के 2020 में नज़र आ रहे हैं। जी मंजर भोपाली साहब, आपको लगता है कि वो हिंदुस्तान जो गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता रहा है, अब कहीं ना कहीं गंगा जमनी तहजीब को मुतासिर करने की भी कोशिश की जा रही है? नहीं, वो तो खैर कोई भी नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि हुकूमत कोशिश भी करे गंगा जमनी तहजीब को अगर हमारी ख़त्म करने की या उसे मुतासिर करने की, तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी तहजीब, हमारा मुल्क एक ऐसे डोर में बंधा हुआ है कि अगर इसमें से एक दाना भी माला का एक दाना भी टूट जाए तो मैं समझता हूँ वो माला बिखर जाएगी। तो हमारी तहजीब को, हमारी मोहब्बतों को, हमारी एकता को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सब मिलकर इस तहरीक के ख़िलाफ़ हैं इस वक्त। और मैं तो कल भी एक साहब से ये कह रहा था एक टेलीविज़न चैनल पे कि अगर ये बिल वापस कर लें तो यही सारे लोग जो सड़कों पर हैं, ये पूरी तरह हम अपने वज़ीर आज़म का इस्तक़बाल करेंगे, अपनी सरकार का इस्तक़बाल करेंगे। शर्त यह है कि ये बिल जो गैर ज़रूरी तौर पर लाया गया है और एक ऐसे वक्त पर लाया गया है जब मुल्क के हालात थोड़े से डगमगा रहे हैं इक़्तिसादी तौर पर, तो ऐसे तो आपको लगता है कि इक़्तिसादी तौर पर जिस तरीके से कमजोरी दिखाई दे रही है, उससे ढकने के लिए कहीं ना कहीं सरकार इन तमाम चीजों को लेकर आ रही है? आपका इशारा इस तरफ है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ढकने के लिए। सरकार सब जानती है कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं। जब मंजर भोपाली ये बात समझ रहे हैं, मंजर भोपाली जो शायर हैं उनसे वो ये बात जान रहे हैं, तो सरकार में बैठे हुए बड़े दिमाग जो हैं वो तो यकीनन इस सारी चीज़ों को जानते होंगे। मगर कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से इस तहरीक को और थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए और इसको अभी और आगे चलने दिया जाए, वरना वज़ीर आज़म का एक जुमला हमारे लिए 2020 का खूबसूरत माहौल बना सकता है, मुल्क को मोहब्बतों से लबरेज कर सकता है। कि अगर वही आके कह दें कि इस तरह का कोई कानून हम पास नहीं करेंगे और जो जहाँ है वहाँ रहेगा, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। ये जुमला बोलने में वज़ीर आज़म को इतना टाइम क्यों लग रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। जी, तो मंजर भोपाली का मुतालबा हम सुन रहे हैं। हमारे साथ न्यूज़ 18 उर्दू के साथ मौजूद हैं। इस बीच खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं जिनका तारुफ मैंने पहले भी करा दिया था। ऋषि साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं और आपके पास लौटेंगे इसी सवाल के साथ कि 2019 मरकजी सरकार को इसलिए जाना जाएगा क्योंकि बड़े फैसले 2019 में लिए गए। आप सियासी चश्मे से इस 2019 को फैसलों के तनाजुर में किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है आपको जो फैसले लिए गए वो सही लिए गए या कुछ ऐसे फैसले हैं जो गलत भी हैं? बिल्कुल आपने सही कहा है कि जिस प्रकार से देश में अभी सामाजिक समरसता का जो विघटन हुआ है, खासकर CA, NRC, NPR के लाने के बाद, वो बिल्कुल चिंता का सबब है। और आपने सही कहा, सरकार ने कुछ अच्छे कदम भी उठाए हैं, जैसे ट्रिपल तलाक वाले मामला हुआ, लेकिन जैसे NRC और CA को लेकर देश में सामाजिक समरसता में कमी आ रही है, तो कहीं न कहीं सरकार ये बिल लाने से पहले, खासकर CA के बिल लाने से पहले, सरकार यदि जनता को, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेती तो बेहतर होता। तो कहीं न कहीं CA के लाने से और सरकार, आप कह रही है, सरकार अपने ही बयान से बार बार बदल रही है। अमित शाह जी संसद में कुछ और कहते हैं, असम में जाके कुछ और कहते हैं, बंगाल में जाके कुछ और करते हैं, रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं। तो कहीं न कहीं इससे एक गलत संदेश समाज और देश में के कई वर्गों में जाती है। तो कहीं न कहीं सरकार को इसमें सही कदम उठाने होंगे और जनता को कॉन्फिडेंस में लेने होंगे, एक बात। दूसरी बात, सरकार आर्थिक मोर्चे पे भी फेल रही है, तो सरकार को नए साल में आर्थिक मोर्चे पे जबरदस्त काम करना होगा। आप देख रही हैं कि GDP 4%, 4.5% के आसपास आ गई है, तो एक बड़ा चिंता का सबब है। एक बेरोजगारी का मामला हो गया, भुखमरी का मामला हो गया, किसान का मामला हो गया। मैं बताऊं, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 8 किसान पर डे सुसाइड कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये सब इशू, जो कोर इशू है, कॉन्क्रीट इशू है देश का, उस पे सरकार को नए साल में फोकस करनी होगी। तभी जाके ये जो पटरी, विकास की जो पटरी, विकास के पटरी पे देश
आएगी। जी, मंजर भोपाली साहब, सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका विश्वास नारा 2019 में ही जोड़ा गया। क्या आपको लगता है कि एनपीआर, सीए और एनआरसी ये ऐसे फैसले हैं जिसके जरिए कहीं ना कहीं एक खास तबके का भरोसा मरकजी सरकार जो है खोती हुई जा रही है? नहीं, मैं ख़ास तबके की बात ही नहीं कर रहा। ये तो हिंदुस्तानियों का भरोसा खोती जा रही है। यहाँ कोई ख़ास तबके को इस पे असर नहीं पड़ने वाला। मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों के पास, बेशतर आबादी के पास सारी चीज़ें मौजूद हैं और सबको मालूम है कि जंग आज़ादी में हमारा क्या किरदार रहा है। इंडिया गेट इस बात का सबूत है कि वहाँ पे कितना बड़ी तादाद में हमारे नाम लिखे हुए हैं, हमारे पुरखों के नाम लिखे हुए हैं। तो हमें नहीं डरना। ये हिंदुस्तानियों के लिए प्रॉब्लम की बात है। ये पूरी कौम का मसला है, किसी एक वर्ग विशेष का मसला नहीं है या किसी एक मज़हब से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। मैं एक आपको 3-4 शेर सुनाता हूँ नए साल पे। बिल्कुल, समाप्त सुनाइएगा। दिसंबर गया, जनवरी आ गई, दिसंबर गया, जनवरी आ गई, कि फिर साल 9 की परी आ गई, कि फिर साल 9 की परी आ गई। पुराने दुखों को भुला दीजिए, पुराने दुखों को भुला दीजिए, नई रुत बहारों भरी आ गई, नई रुत बहारों भरी आ गई। बदल देंगे भारत की तस्वीर को, बदल देंगे भारत की तस्वीर को, सियासत को जादूगरी आ गई, सियासत को जादूगरी आ गई। गई दाल थाली से सब्जी घटी, गई दाल थाली से सब्जी घटी, चपाती में खुशकी खरी आ गई, चपाती में खुशकी। हमें महंगाई की तरफ ध्यान देना है, हमें बेरोज़गारी की तरफ ध्यान देना है, हमें अपने 21वीं सदी में मुल्क को कहाँ लेके जाना है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें दुनिया की सबसे अहम दौड़ में हम शामिल हो चुके थे। दुनिया अब हमारी तरफ देख रही थी कि भारत कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। मैं पूरी दुनिया का दौरा करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं अमेरिका जाता हूँ और देखता हूँ कि सारे इंजीनियर, सारे डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सारी बड़ी बड़ी की पोस्ट से लेकर बिजनेसमैन हमारे यहाँ के लोग होते हैं। दुबई का पूरा बाजार हमारे हाथ में है, सऊदी अरब का पूरा बाजार हमारे हाथ में। तो ऐसे में ये छोटे छोटे गैर ज़रूरी कानून लाकर क्यों हमें परेशान कर रहे हैं और ख़ुद भी परेशान हो रहे हैं। जी, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए मुल्क की मईशत पर, मुल्क की इकोनॉमी पर। सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती है, मंजर भोपाली साहब का ये कहना है। ऋषि साहब आपके पास लौटेंगे। इस बीच हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता झा जुड़ रही हैं, इंडिया गेट पर वो मौजूद हैं। रंजिता, आपके पास भी आएंगे, लेकिन ऋषि साहब 2019 सरकार के लिए अलार्मिंग वाली रही, ये सरकार को मानना होगा, क्योंकि हमने देखा कि 2019 में ही झारखंड खोया, इससे पहले महाराष्ट्र खोया, जैसे तैसे उन्होंने हरियाणा में सत्ता तो बना ली। क्या लगता है कि जो स्टेट पॉलिसी सरकार की तरफ से इख्तियार की जा रही है वो गलत है? उसे कहीं ना कहीं 2020 आते आते सरकार को उस तरफ ध्यान देना होगा। बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि जिस प्रकार से सरकार इमोशनल भंवर में देश को फंसा के रखना चाहती है, और उसी का नतीजा है कि आप कभी कभी स्ट्राइक कर जाते हैं, लेकिन जो राज्यों का नतीजा आप देखी हैं, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, और उससे पहले भी जो साउथ में चुनाव हुए हैं उनमें देखिए बीजेपी का परफॉर्मेंस बिल्कुल सही नहीं रहा है। 71% पे बीजेपी डेमोग्राफिकली पूरे इंडिया में थी, अब 31% पे आ गई है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि बीजेपी को कॉन्क्रीट इशू पे फोकस करना होगा, किसानों के मुद्दों पे फोकस करना होगा, बेरोजगारी के मुद्दे पे फोकस करना होगा। मैं आपको बताऊं, यही झारखंड जहां भी बीजेपी चुनाव हारी है, वहीं संतोषी देवी
5 दिन भूखे रही और मर गई, उसको खाने के लिए भात नसीब नहीं हुआ, रोटी नसीब नहीं हुआ। तो भारत जैसे देश में यदि भुखमरी अभी भी इशू है, झारखंड में 22 लोग जो है भुखमरी के कारण मौत हुई है झारखंड में। तो कहीं ना कहीं सरकार को कंक्रीट इशू पे फोकस करना होगा। इसी पे मैं दुष्यंत साहब का 2 लाइन आपको सुनाना चाहता हूं जी। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूं, ये देश का सूरत और सीयत कब बदलेगा? ये देश को बताइए। आप देश को एनआरसी, एनपीआर और सीए के भंवर में मत फंसाइए, इमोशनल मुद्दे पे मत फंसाइए। आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर का क्या हालात है, कुछ न्यूज जम्मू एंड कश्मीर से नहीं आ रहा है। पूर्वोत्तर राज्य हमारे जल रहे हैं, उत्तर भारत में सामाजिक समरसता खत्म होती जा रही है। कई ऐसे मासूमों को आप जेल में ठूस दिए हैं जिनका इस सीए के दंगा से कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं न कहीं सरकार को, जो सरकार का नारा था सबका विश्वास, वो कहीं न कहीं फेल होती दिख रही है। तो सरकार से निवेदन है कि प्लीज भावनात्मक भंवर से हटिए, कॉन्क्रीट इशू पे फोकस कीजिए। जी, मंजर भोपाली साहब, आखिर आपको क्या लगता है कि एक ऐसा मौजूदा दौर में हो रहा है, इससे पहले जो नहीं हुआ? आपने कहा कि एनपीआर, सीए और जिस तरह से एनआरसी को लाने की बात हो रही है, आपने कहा कि मंजर भोपाली इस पर गमगीन जरूर है, लेकिन वो लोगों से मुतालबा कर रहे हैं, अपने अशार के जरिए आपने कहा कि लोगों से मुतालबा कर रहे हैं कि ये तहरीक चलनी चाहिए। लोग हम देख रहे हैं कि सड़कों पर उतर रहे हैं, मुखालिफत इस कानून की कर रहे हैं, लेकिन मंजर भोपाली भी लोगों से मिलते होंगे, क्योंकि जब आप शायरी पढ़ते हैं किसी खास मकाम पर तो वहाँ पर मजमा भी होता है। क्या आपको लगा कि उस मजमे में इस कानून को लेकर डर है? एनपीआर भी मंजूरी दे दी गई है, अब उसे भी लागू किया जाना है। क्या आपको लगता है कि लोग डरे हुए हैं हिंदुस्तान में इस कानून को लेकर और आने वाली जो चीज़ें मंजूरी जिसे दी गई हैं एनपीआर, उसको लेकर? देखिए, मैं डर का लफ्ज़ से मुत्तफिक नहीं हूँ। हिंदुस्तानी कभी किसी से डरते नहीं हैं। वो हिमालय की चोटी पे भी चढ़ जाते हैं और दुश्मन के वक्त जब दुश्मन से हमें मुकाबला करना होता है तो वहाँ भी सीना तान के खड़े हो जाते हैं। हमें इसका विरोध करना है। विरोध कर रहे हैं इसलिए कि ये कानून ही गलत है, इसको आइन से छेड़छाड़ माना जा रहा है। हमारा संविधान को अगर जो छेड़ेगा, देखिए हमें कुदरत ने 3 मुस्लिम समाज को भी और हिंदू समाज को भी 2-3 किताबें बड़ी अहम दी हैं। एक तो धार्मिक किताबें हमारी होती हैं और दूसरा हमारा जो सबसे ज़्यादा यकीन है हिंदुस्तानियों का, वो अपने आइन पे, वो अपने संविधान पर है। अगर उसमें कोई तरमीम करेगा, उसमें कोई तकसीम की बात करेगा तो सारे कौम सड़कों पर, जैसे आज है देखिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब सड़कों पर नजर आ रहा है। ये किसी एक वर्ग विशेष का नहीं है, पहले तो ये जहन से निकाल दें। ये आइन का मामला है और आइन हिंदुस्तान की एक ऐसी किताब है जिस पे सभी लोगों का ईमान है, सभी लोग उसके ऊपर अटल हैं। मैं एक गीत सुनाता हूँ कि अगर गांधी जी आज होते तो मैं समझता हूँ कि वो इस कानून को या तो लागू ही नहीं होने देते, और अगर लागू हो जाता तो शायद ये सरकार इतने दिन टिक नहीं पाती। मैं आपको गीत का एक ही बंद सुनाऊंगा, समाप्त फरमाइएगा। जरूर। गांधी जी अब देख ले आकर अपना हिंदुस्तान, गांधी जी अब देख ले आकर अपना हिंदुस्तान, कैसे कैसे आपके चेले हो गए बेईमान। गांधी जी अब देख ले आकर अपना हिंदुस्तान, अब तो उल्टा पाठ पढ़ाए आपके तीनों बंदर, आपके तीनों बंदर। झूठ ही देखो नाचो झूठ को सुनकर, नाचो झूठ को सुनकर।
सरकारी है अय्यारी है इस युग की पहचान। गांधी जी अब देख लें आकर अपना हिंदुस्तान। जंग आज़ादी की जो तहरीक चली जी, उसके अंदर कभी ये नहीं सोचा होगा कि हिंदुस्तानियों से इस तरीके से सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे या उनके जन्म या उनके सदियों पुराने कागजात मांगे जाएंगे। गांधी आज के अपने आप पर न जाने क्या सोच रहे होंगे। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये क्यों कानून आया और किसके इशारे पे आया है। कोशिश ये होना चाहिए कि इसे जल्द से जल्द आवाम के जज्बात की कद्र करना चाहिए हुकूमत को जी, क्योंकि हुकूमत को बनाने में आवाम का ही तो हाथ था। यही जो सड़कों पे थे इन्होंने तो आपके सर पे ताज रखा है। बिल्कुल। तो इस ताज की ऋषि लाज साहब, रखिए और इनकी हुकूमत आवाज़ को बनाने में अवाम का ही हाथ था और लगातार अवाम मुखालिफत कर रही है इस कानून का। क्या लगता है कि सरकार आने वाले दिनों में कुछ नर्म होगी? अगर नहीं होगी तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में मुंह की खानी पड़ सकती है सरकार को? जिस तरीके से हम जानते हैं कि आने वाले साल में असेंबली इंतखाबात है कई रियासतों में। देखिए, जहाँ तक मेरा राजनीतिक अनुभव है और पत्रकारिता का अनुभव है, बीजेपी इसे बैक नहीं करेगी। हो सकता है कि एनआरसी को लेकर सरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा नियर अबाउट लोकसभा चुनाव तक इसको लेके जाए, लेकिन एनआरसी बीजेपी का कोर एजेंडा है। बीजेपी कैसे भी उसको लाने की प्रयास करेगी, क्योंकि बीजेपी आप जानती हैं बीजेपी कई फ्रंट पे फेल रही है जी। तो कहीं न कहीं बीजेपी चाहेगी और केंद्र सरकार चाहेगी कि एनआरसी का मामला जो है यूपी चुनाव, बिहार यूपी चुनाव होते हुए केंद्र लोकसभा जो चुनाव 2024 में होगा वहां तक उसको लेके जाए। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये केंद्र सरकार एनआरसी के मुद्दे पे बैक नहीं होगी, क्योंकि ये यदि बैक होती है तो बीजेपी को घाटा होगा और एनआरसी मुद्दा जितना गरमाएगा उससे बीजेपी को फायदा होगा, ध्रुवीकरण होने की संभावना है और यही बीजेपी का पॉलिसी है। बीजेपी चाहेगी कि एनआरसी मुद्दा कम से कम लोकसभा चुनाव के इन तक चले, जिसका फायदा उनको दिल्ली, बिहार चुनाव और उत्तर प्रदेश चुनाव में मिलेगा। और बीजेपी सीए इसलिए लेके आई है और एनपीआर पे आप देख रहे हैं कि 2014 में राजनाथ सिंह का बयान देख लीजिए, एज ए होम मिनिस्टर किरेन रिजिजू साहब का बयान देख लीजिए, या पार्लियामेंट वही तो कंफ्यूजन है, वही कंफ्यूजन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान से कुछ और कहते हैं और 2014 में कुछ और कहा जाता है उस वक्त के वज़रा की तरफ से। इसी वजह से तो कंफ्यूजन है, अवाम इसीलिए तो मुश्किल में, इसी वजह से तो परेशान है। मंजर भोपाली साहब, आखिर में आपके पास आना चाहेंगे। 2020 में नया हिंदुस्तान एक शायर कैसा चाहता है अपने अंदाज में? ठीक है, मैं सुनाता हूँ। नया साल नगमों भरा साल हो, नया साल नगमों भरा साल हो, जो कल हाल था अब ना वो हाल हो, जो कल हाल था अब ना वो हाल हो। नया साल नगमों, नया साल खुशियों में ढलता रहे, चराग आंधियों में भी जलता रहे, नए दिन नए फूल बनकर खिले, हमारे घरों में बहारें रहे। बिल्कुल, हमारे घरों में बहारें रहे, ये तवक्को है नए साल को लेकर एक शायर की। मंजर भोपाली साहब, आपने हमारे साथ वक्त अपना कीमती दिया, बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ऋषि साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, हमारे साथ आप रहे, इस चर्चा में शामिल रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।